तो पहली हेडलाइंस, बीटीसी माइलस्टोन, द बिग हार्विंग, इसमें आपके वॉलेट के लिए क्या है? हांगकांग की बिटकॉइन और इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के लिए हरी झंडी, क्या ये एक गेम चेंजर साबित होगा? वर्ल्ड कॉइन लाए हैं $50 बिलियन का L2 नेटवर्क, वर्ल्ड चेन का शुभारंभ। बाइनेंस की भारत में वापसी, अब कंप्लायंस के साथ एक FIU रजिस्टर्ड पावर हाउस। OKX का बोल्ड मूव, 50 मिलियन यूजर्स को टारगेट करते हुए न्यू लेयर 2 का लॉन्च। नमस्कार एंड वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफर। जी हाँ, जहाँ हम बात करते हैं हर हफ्ते Web3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। मैं हूँ आपका होस्ट मनीष और एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे गाइड अपूर्वा। अपूर्वा, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष। क्या हाल है आपके? आपकी हॉलीडेज कैसी गई? हॉलीडेज बहुत अच्छी गई अपूर्वा। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत देश देखा सेंट्रल अमेरिका में, कोस्टारिका। बहुत क्या ही बात। ब्यूटीफुल। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ग्रीनरी, जंगल, पहाड़, पूरा जंगल और पहाड़, मतलब मेरा मेरा मन भर गया। और मैंने लाइफ में पहली बार वॉल्केनो देखे। इट वाज अमेजिंग। एंड एक बड़ा ही अजीब सा वाकया हुआ। हम लोग जब लैंड करने वाले थे तो हमारे पायलट ने अनाउंस किया दैट वी हैव टू गो बैक टू US बिकॉज देयर इज अ वॉल्केनो एरप्शन एंड इट्स नॉट सेफ टू लैंड। आपने जो कहा उसका सीरा मैं जोड़ता हूँ कि Web3 की दुनिया में पिछले हफ्ते भी वॉल्केनो इरप्ट हो गया था। बहुत तेजी से नीचे गए और फिर वापस अभी संतुलन वापस आ गया है। जी हाँ, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब हालांकि जब वहाँ पहुंचे वापस जी। 2 घंटा मायामी में रुकने के बाद, तो पता चला वहाँ ऐसा कुछ लोगों को तो नहीं पता था, क्योंकि वॉल्केनोज उनके लिए इतने कॉमन है। तो बोले हाँ, एक एक्टिव है, कुछ हुआ होगा, वी डोंट नो, बट वी वर एक्साइटेड एनीवे। तो उस वॉल्केनो से हम जो पिछले हफ्ते वॉल्केनो इरप्ट हुआ है उस पे आते हैं बहुत ही क्विकली। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो आपको क्या करना है? आपको तैयार हो जाना है, अपने हेडफोन्स लगाना है और हमारे साथ इस डिजिटल सफर पर निकल पड़ना है। तो अपूर्वा, इससे पहले कि हम ये जो हमारी हेडलाइंस हैं इनको विस्तार से समझे, मार्केट एनालिसिस क्या कहती है पिछले हफ्ते? तो मनीष, आप जैसे हॉलीडे के लिए गए थे, वहाँ पर वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, वैसे ही मार्केट में यहाँ भी वॉल्केनो इरप्ट हो गया था। बहुत खटाखट फटाफट बिटकॉइन ऑलमोस्ट 60,000 के नीचे पहुँच गया था। इथेरियम करीबन 2900 पहुँच गया था। तो मनीष, 0.6% बिटकॉइन और इथेरियम वीक ऑन वीक डाउन है। तो ये था क्विक स्नैपशॉट। हम अभी भी फिर से 2.5 ट्रिलियन की रेंज में है। तो मुझे यही लगता है कि अब जो भी बड़े बड़े माइलस्टोन्स थे वो निकल गए। तो हो सकता है कि अप्रैल मई में ज़्यादा उछाल ना देखने को मिले, हो सकता है करेक्शन भी दिख जाए। तो लेकिन ये मौका भी हो सकता है निवेशकों को गुड एंट्री पॉइंट के लिए। तो ये बहुत ही डायनेमिक स्पेस रहेगी। तो अगर मैं ये समझूं, अभी तो आपने वीक बाय वीक का कंपैरिजन किया है तो बहुत ही कम डिफरेंस, मतलब उतना नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मिड वीक अगर आप कंपेयर करते तो क्या 10-20% का ऊपर नीचे था? हाँ, 10%, ऑलमोस्ट 10% का फर्क था। स्पेशली बिटकॉइन 65 से 59,000 समथिंग पहुंच गया था और इथेरियम 3200 से लेकर 2900 तक। तो काफ़ी यही ब्यूटी है यहाँ पर कि वॉलेटिलिटी अगर हम हर 4 साल में देखते हैं, जो 4 साल की साइकिल गिनी जाती है, तो बिटकॉइन इतना वॉलेटाइल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ETF बाइंग है ना, वो स्मूथ आउट करता है कि कई बार बहुत सारा सेलिंग प्रेशर भी आता है, लेकिन वो सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या हो जाता है कि जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनकी जो लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन होती है, तो वो बहुत ही फास्ट लिक्विडेट हो रही है। तो उसकी वजह से कई बार डिप गहरे हो जाते हैं, लेकिन वो वापस फिर से 2-3 दिन में स्टेबल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या अब हम डीफी लामा की तरफ जा रहे हैं? जी मनीष, हम चलते हैं डीफी लामा पर। ब्रिज वॉल्यूम देख लेते हैं पिछले हफ्ते का। तो कोई नई बात नहीं है। ब्रिजिंग फिर से इथेरियम, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ZK सिंह और पॉलीगॉन और इथेरियम के लेयर 2 के बीच में ही हो रहा है। तो BSC यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन, एवलांच, सोलाना, ये बहुत ही पीछे जा रहे हैं। और यही चीज़ जब चेक करेंगे डेक्स वॉल्यूम पर तो सिमिलरली देखने को मिलेगी। तो डेक्स वॉल्यूम में फिर से सोलाना पर और इथेरियम पर सबसे ज़्यादा गतिविधि देखने को मिली है। मुझे लगता है कि जो फंडिंग था ना, वो ब्रिजिंग अगर हम देखते थे इसके पहले वाली स्लाइड में, तो क्लियरली दिखता है कि बेस और सोलाना से सब कुछ निकल के वापस रोटेट हो गया है इथेरियम पर, और डेक्स वॉल्यूम वीक ऑन वीक गिरता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि
ये बहुत ही स्टेगनेंट या रेंज बाउंड रहेगा या नीचे की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि डेक्स की एक्टिविटी काफ़ी वीक है। तो ऑन चेन एक्टिविटी जब गति लेगी तभी बड़ा वॉल्यूम दिखेगा। तो ये दो तरह से हम देख सकते हैं, या तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कोई नज़र लगा कर बैठे हो तो आने वाले हफ्ते 2-3 हफ्तों में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ऑन अ डाउन साइड मार्केट में ग्रिप बहुत ही कम है, यानी पकड़ कमज़ोर है, तो ये नीचे की ओर भी जा सकता है। तो ये था हमारा मार्केट एनालिसिस हफ्ते का। थैंक यू अपूर्वा। और मैं चाहता हूँ कि इसी ऑन दिस पॉइंट मैं अपना जो डिस्क्लेमर है वो मैं बोल देता हूँ फटाफट। तो दोस्तों, ये जो वेबकास्ट है, जो पॉडकास्ट है हमारा डिजिटल दुनिया का, ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। हम आपको इस बात के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप इसमें बिना किसी अपनी खुद की रिसर्च के बगैर इन्वेस्टमेंट में घुसें या एंट्री लें। हमारा पूरा उद्देश्य जो है वो आपके ज्ञान को बढ़ाना है और आपकी जो पेचीदगियां हैं इस डिजिटल वर्ल्ड की, वेब3 की, ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो करेंसी की, उनको थोड़ा सा सुलझाएं आपके लिए। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, सो वी डू नॉट सजेस्ट यू टू, वी डू नॉट गिव एनी फाइनेंशियल एडवाइसेस। आप अपने खुद के रिसर्च करिए, और या फिर अब तो अपने नज़दीकी सिनेमा घरों के बगल में जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके पास जाइए और उनसे एडवाइस लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपूर्वा, हमारे जो पिछले हफ्ते की जो हेडलाइंस हैं, अब इन हेडलाइंस को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अपूर्वा, बढ़ते हैं हमारी पहली हेडलाइंस को विस्तार से समझने के लिए। बिटकॉइन का जो माइलस्टोन हुआ है, द बिग हार्विंग, इसमें क्या नया है हमारे वॉलेट्स के लिए? तो ये बहुत ही फंडामेंटल अपडेट है। तो हर 4 साल रफली अमूमन बिटकॉइन का जो इन्फ्लेशन रेट है आधा हो जाता है। तो थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। तो सबसे पहला हार्विंग हुआ था 2012 में। ब्लॉकचेन क्या करती है? ब्लॉक्स बनाती है। तो हर एक ब्लॉक जैसे एस्टेब्लिश होता है तो वो ब्लॉक को माइन करना होता है। माइन करने का मतलब ये होता है कि एल्गोरिदम के थ्रू कंप्यूटर एक पजल सॉल्व करते हैं। वो करीबन हर एक ब्लॉक 10 मिनट में बनता है। तो 10 मिनट के अंदर इतने सारे कंप्यूटर्स पजल सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से जो सबसे पहले पजल सॉल्व कर गया उसको ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलता है। तो जब बिटकॉइन ब्लॉकचेन नेटवर्क शुरू हुआ था तो वो 50 बिटकॉइन दे रहा था एक ब्लॉक बनाने के। 2012 में वो आधे हो गए, 25 हो गए। फिर वो 2016 में फिर से आधे हो गए तो 12.5 हो गए, और 2020 में वो 6.25 हो गए। तो ये करीबन 2,10,000 ब्लॉक के बाद ये एल्गोरिदम से डिसाइडेड होता है कि 2,10,000 ब्लॉक के बाद ये आधा हो जाएगा। तो अमूमन देखा जाता है कि वो करीबन 4 साल हो जाते हैं। तो ये जो बिटकॉइन हार्विंग है ये 6.25 से 3.125 हो गया 19 तारीख को, तो 4 साल के बाद। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो इन्फ्लेशन है बिटकॉइन का, जो मार्केट में सर्कुलेशन होने वाला है, वो बहुत ही कम हो गया। तो इसको एक और आसान सा उदाहरण के साथ अगर हम समझते हैं तो आने वाले 10 साल में यानी 2024 से लेकर 2034 तक अगर हम यूएस ट्रेजरी की बात कर रहे हैं तो एस्टिमेटेड जो प्रिंटिंग होगा यूएस डॉलर का वो होगा करीबन $20 ट्रिलियन। बहुत बड़ी रकम है। $20 ट्रिलियन की इन्फ्लेशन रहेगा। अगर उसको कंपेयर करें गोल्ड के साथ, राइट, तो गोल्ड की जो माइनिंग है तो वो करीबन माइनिंग होगी अगले आने वाले 10 साल में, एस्टिमेटेड जो है उसका वो है $2.5 ट्रिलियन का गोल्ड माइन होगा। लेकिन जो बिटकॉइन का माइनिंग है अगले 10 साल में $70 बिलियन के बिटकॉइन मार्केट में आएंगे। वो उसका इन्फ्लेशन रेट, तो ये ज्यादा स्कैर्स है। और चाहे वैल्यूएशन में फर्क आ सकता है लेकिन नंबर ऑफ बिटकॉइंस जो है वो सीमित ही रहने वाला। मैं उसी पे आने वाला था कि हमने बात भी करी थी वन ऑफ आवर एपिसोड्स कि क्या यही कारण है कि जो नंबर ऑफ बिटकॉइंस हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। मतलब अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं कि खदानों में सोना खत्म हो जाएगा उनकी माइनिंग करते करते, लेकिन बिटकॉइंस कभी खत्म नहीं होंगे। मैं शायद आप जो कहना चाहते हो मैं उसको दूसरी तरह से कह सकता हूँ कि सोना कहीं पर भी मिल सकता है और कभी भी मिल सकता है। तो उसका सप्लाई जो है वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। बट अगर हम देखें जिस तरह से टेक्नोलॉजी है तो हो सकता है कि अर्थ पर, पृथ्वी पर खत्म हो जाए तो हम उसको कोई और प्लेनेट पर या मून पर भी मिल सकता है। लेकिन बिटकॉइन का जो है वो एल्गोरिथम से डिजाइंड है तो वो कभी भी 21 मिलियन से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। तो वो उसकी सीमा स्थापित है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि वर्ल्ड में बिलियनर्स कितने हैं और मिलियनर्स कितने हैं, तो अगर हर कोई एक बिटकॉइन लेना चाहेगा तो है ही नहीं,
मुमकिन ही नहीं है। और उसके साथ हमने देख लिया कि ETF के अप्रूवल से 3 महीने में ऑलमोस्ट US ETF आर करंटली होल्डिंग 4.3% ऑफ टोटल सर्कुलेशन ऑफ बिटकॉइन सप्लाई। तो आप सोच सकते हो कि ये बहुत ही स्कैर्स है। लेकिन इसका जो डिनोमिनेशन है ना, इसका जो सतोशी में डिवाइड होता है, तो एक बिटकॉइन 100 मिलियन सतोशी में डिवाइड हो सकता है, जो उसका फ्रैक्शनलाइजेशन है। तो वो फिर गति पकड़ेगा, क्योंकि जब ये बिटकॉइन स्थापित हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेशन की गेम बन जाएगी। तो अगर मूल्यवान 10 साल में, आज की रेट में हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये $64,000 है। हमें नहीं पता 10 साल के बाद क्या होगा, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ये इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, तो उसका फिर फायदा ये हो सकता है कि बिटकॉइन की जगह पर उसके डिनोमिनेशन की वैल्यूएशन की ज़्यादा चर्चा होगी, या एक सतोशी के लिए लेन देन हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये एपिसोड के अंदर आपको एक बहुत ही शॉर्ट कहना चाहिए कि क्रैश कोर्स मिल गया है माइनिंग पे बिटकॉइन की, या बिटकॉइन की थोड़ी जो पेचीदगियां हैं उसको आपको थोड़ा सा कुछ एक इसी में ही बाइट मिल गया है। खैर, तो अपूर्व आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी हेडलाइन पे। तो भाई, ये हांगकांग ने जो है वो इथेरियम स्पॉट ETF और बिटकॉइन को हरी झंडी दे दी है। तो ये आपको क्या लगता है कि एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ये लगता है जो आसार दिख रहे हैं हमें, डिजिटल असेट की ग्लोबल रेस शुरू हो गई है। क्योंकि पहले US ने ETF बिटकॉइन का अप्रूव किया, और हांगकांग, यानी हम ये चाइना का प्रॉक्सी गिन सकते हैं। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ब्लेसिंग के बिना हांगकांग ये ETF अप्रूव नहीं कर सकता था, ये मार्केट का मानना है। तो जब ये ब्लेसिंग मिल गई है और उन्होंने बिटकॉइन के साथ इथेरियम का भी ETF अप्रूव कर दिया है, मोस्ट लाइकली 25 अप्रैल से ये लॉन्च हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि मैं, अगर कल्पना की जा सकती है, अगर आप एजुकेटेड गेस वर्क देख रहे हो, तो मुझे ये लगता है कि अगर मोदी सरकार वापस आती है तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये स्पेक्युलेटिव गेस है कि इंडिया माइट ऑल्सो ज्वाइन दिस डिजिटल असेट रेस, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स है वर्ल्ड में, वो इसमें शामिल होना चाहेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। कोई किसी ना किसी तरीके से उनको यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बनानी है। तो वॉच दिस स्पेस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम हो सकता है। एक छोटी सी जानकारी, तो ये कौन सी कंपनीज इथेरियम का ETF लेके आ रही हैं? तो ये लोकल असेट मैनेजर है हांगकांग के, और ऑफशोर असेट मैनेजर चाइना इन्वेस्टमेंट फंड नामक एक, सो टोटल 4 फंड मैनेजर्स है जिनको अप्रूवल मिला है। तो ये, जैसे लोग समझते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ब्लेसिंग के बिना हो नहीं सकता। तो उनको ये कुछ बड़ी गेम लग रही है, क्योंकि रशिया ने तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी में वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो चाइना भी अगर शामिल हो जाता है यहाँ पर, बहुत ही डायनामिक स्पेस रहने वाली है आने वाले 6-12 महीनों में। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी हेडलाइन पे। तो अपूर्वा, वर्ल्ड कॉइन लेके आए हैं $50 बिलियन का L2 नेटवर्क। तो ये एक नए वर्ल्ड चेन का शुभारंभ है। ये खबर बहुत ही बड़ी खबर है कई पहलू पर। तो सबसे पहला जो पहलू है इसका, कि ChatGPT के जो संस्थापक है सैम ऑल्टमैन, तो उन्होंने वर्ल्ड कॉइन का इजाद किया था पिछले साल। वो आइरिस स्कैन कर रहे थे। तो वो जो बॉट्स डिजिटल दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, तो अमूमन ऐसा एक जोक कहा जाता है कि इंटरनेट हैज बिकम बॉट स्पीयर, यानी मेजॉरिटी जो कंटेंट बन रहा है वो बॉट्स बना रहे हैं और कंज्यूम भी बॉट्स ही कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अनोखा एक्सपेरिमेंट है मेरे दृष्टि से, अगर मैं देखता हूँ कि वो आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहे हैं, जिससे क्या है कि जो भी गति Web3 या डिजिटल दुनिया में होती है उसका एक क्लियरली डिमार्केशन मिल जाता है, कि वेरीफाई हो जाता है कि ये जेन्युइन इंसान है। तो इन्होंने वर्ल्ड कॉइन नामक एक कॉइन लॉन्च किया था लास्ट ईयर, जिसकी वैल्यूएशन करीबन अब $50 बिलियन है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घोषणा कर दी पिछले हफ्ते कि हम इथेरियम में लेयर 2 बना रहे हैं। तो जो भी एप्लीकेशन वर्ल्ड कॉइन डेवलप करेगा, या जो भी गति वो एप्लीकेशन के द्वारा लेकर आएंगे Web3 में, वो इथेरियम अलाइंड होगी, और वो
जैसे ऑप्टिमिज्म है, बेस नेटवर्क है, आर्बिट्रम है, वैसे ही वर्ल्ड कॉइन का लेयर 2 बनेगा इथेरियम पर। तो ये था एक दूसरा पहलू इसका। और तीसरा और बहुत ही मजेदार पहलू है जो खुल के सामने आ रहा है पिछले 2-3 महीनों में, कि ऑप्टिमिज्म जो है वो सुपर चेन बन रही है। तो ऑप्टिमिज्म तो ऑब्वियसली एक लेयर 2 ही है ही, एस्टेब्लिश्ड लेयर 2 है इथेरियम का, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक टूल किट बना के रखी हुई है। तो आप ये समझ लो कि जैसे वो फ्रेंचाइजी है, तो वो लेयर 2 की फ्रेंचाइजी किट बेच रहे हैं, तो वो किट लेकर कोई भी लेयर 2 बना सकता है। जैसे ब्लर एक नेटवर्क अभी लॉन्च हुआ है 3 महीने पहले, बेस नेटवर्क है, वो भी ऑप्टिमिज्म की ओपी स्टैक यूज करके ही हुआ है। और वर्ल्ड कॉइन का जो लेयर 2 है वो लोग भी यूज कर रहे हैं ऑप्टिमिज्म का ओपी स्टैक, यानी जो टूल किट मिल जाती है तो वो इजी हो जाता है। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि वो सुपर चेन में जितनी भी चेन कनेक्टेड रहेगी, चहल पहल, ब्रिजिंग बहुत ही इजी हो जाएगा। और उनको सिक्योरिटी देता है ऑप्टिमिज्म नेटवर्क, और उसके सामने उनको देना पड़ता है ऑप्टिमिज्म नेटवर्क को बहुत ही एक छोटी सी फी होती है। मेरे हिसाब से जहां तक मेरी समझ है वो 10 से 15% की फीस जनरेट करते हैं, वो ऑप्टिमिज्म को जाती है। तो ये इतने सारे पहलू है, इथेरियम, फिर लेयर 2 और लेयर 2 की जो ऑप्टिमिज्म की ओपी स्टैक है उसके ऊपर जो लेयर बन रहे हैं, तो ये डोमिनो इफेक्ट है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। मुझे लगता है कि ये लेयर 2 बनने कम नहीं होने वाला, ये बढ़ते ही रहने वाला। बहुत बढ़िया। तो ये जानकारियां जो हमें यहाँ पे मिलती हैं पूर्वा, और जिस शिद्दत से आप अपनी रिसर्च करते हैं, और आई एम श्योर कि लोग इसको बहुत ही अप्रिशिएट करते होंगे। मुझे तो बड़ा सीखने को मिलता है, और दोस्तों आई एम श्योर कि आपको भी बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता होगा। आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी हेडलाइन पर। तो भाई, बाइनेंस की भारत में वापसी हो गई, एक नए कंप्लायंस अपने, नाउ दे आर कंप्लायंट, और एक FIU रजिस्टर्ड पावर हाउस जिसको बोला जा रहा है। क्या जानकारी है आपके पास इसके बारे में? तो बाइनेंस को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया था। थोड़ा सा हमारे जो सुनने वाले हैं उनको एक 2 लाइनों में बाइनेंस के बारे में बता दीजिए, फिर हम मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं इस हेडलाइन पे। तो मनीष, बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो बाइनेंस एस्टेब्लिश हो गया था 2017 से, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां हो रही थी, और उस जमाने से लेकर अब तक, यानी अगर देखा जाए तो सिर्फ 7 साल का सफर है, लेकिन ये इतने उतार चढ़ाव से भरे हुए थे, और बिना रेगुलेटरी क्लैरिटी के, बिना कंप्लायंस के। लेकिन उसके बावजूद भी बाइनेंस, चाहे आप साउथ अमेरिका में जाओगे, चाहे अफ्रीका में जाओगे, मिडल ईस्ट में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, US, हर जगह पर बाइनेंस की प्रेजेंस थी। लेकिन बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे आरोप थे और बहुत सारे फाइन्स लगे हुए हैं पिछले 3-4 साल में, क्योंकि बिना रेगुलेटरी क्लियरेंस के जब पता ही नहीं होता है कि कंप्लायंस क्या है। और वो ज़माने में जब वो एक्सचेंज चला रहे थे तो बहुत जगह पर उन्होंने ब्रीच किए हुए। तो उसके साथ क्या हो गया कि, लेकिन वो उनका फोकस है कि इसको सॉर्ट आउट करना है। तो जहाँ पर भी जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती जा रही है, वो सब वो फॉलो करते जा रहे हैं, और जो भी उनको फाइन देने पड़ रहे हैं वो देते जा रहे हैं। तो इसके साथ क्या हो गया, पिछले साल US में उनको बहुत बड़ा फाइन, करीबन $4 बिलियन का फाइन भरना पड़ा। और उनके जो फाउंडर है CZ, उनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, और उसका कंक्लूजन या उसका वर्डिक्ट जो हम कह सकते हैं वो 30 अप्रैल को आने वाला है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा। उनकी गैर मौजूदगी में और CEO आ गए पिछले 3 महीने से, वो बाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। और इसी हफ्ते बाइनेंस को दुबई में डिजिटल एसेट का ऑफिशियल लाइसेंस मिल गया है, और बाइनेंस इज करंटली लुकिंग फॉर फिजिकल हेडक्वार्टर्स। तो शायद मुझे ये लगता है कि ये दुबई में हो सकता है। तो इसी अनाउंसमेंट के बीच में जो बाइनेंस को इंडिया में बैन कर दिया गया था दिसंबर 2023 में, फॉर इरेगुलेटरी कंप्लायंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में। तो उसके साथ इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये खबर है कि बाइनेंस को री एंट्री मिल सकती है इंडियन मार्केट में। उनके ऊपर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU जो है इंडिया का, उन्होंने $2 मिलियन का फाइन लगाया है। वो मोस्ट लाइकली वो फाइन भर देंगे और उनको पुनर्एंट्री मिल जाएगी इंडियन मार्केट्स। तो ये खबर थी। तो आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर। 50 मिलियन यूजर्स को टारगेट करते हुए एक नई लेयर 2 का लॉन्च लेकर आए। क्या जानकारी है आपके पास? तो वर्ल्ड कॉइन लेयर 2 लेकर आ रहा है। तो उसके बाद OKX का भी अनाउंसमेंट हो गया। तो OKX वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, राइट, उसी तरह से OKX है, और वो 4थे नंबर पर है
राइट, डोमिनेंस में। तो उनके पास करीबन 50 मिलियन केवाईसी यूजर्स हैं। तो जिस गति से सफलता मिली है बेस के नेटवर्क को, कॉइनबेस के, तो वो देखकर मुझे लग रहा है कि OKX को भी लग रहा है कि उनको, तो OKX ने भी अनाउंस कर दिया कि वो इथेरियम लेयर 2 बना रहे हैं। लेकिन ये ऑप्टिमिज्म की जो OP स्टैक है ना, वो नहीं यूज कर रही, ये पॉलीगॉन की जो स्टैक है, टूल किट है, वो लेकर लेयर 2 बना रहा है। तो ये कंपटीशन है ना, ये कई कई पहलू में खुल रही है। तो ऑप्टिमिज्म सुपर चेन के अंदर जो रहेंगे वो अलग हो जाएंगे, पॉलीगॉन का जो स्टैक यूज करेंगे वो एक और दुनिया बनेगी। तो ये मल्टी चेन लेयर 2 एनवायरनमेंट बनने जा रहा है। और उसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज है उनको ये ऑलरेडी महसूस होना शुरू हो गया कि भैया सेंट्रलाइज एक्सचेंज के शायद दिन नंबर्ड हो सकते हैं। आने वाले 5-10 साल में सेंट्रलाइज एक्सचेंज ना रहे। तो Web3 की दुनिया में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ऑन चेन लेकर जाना पड़ेगा आपको। और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी यूजर बेस है जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज है वर्ल्ड में, तो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है जो ट्रांजिशन है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ऑन चेन ले जाने में, जब वो खुद का लेयर 2 बना देते हैं। और उसका जो प्रोटोटाइप है और जीता जागता एग्जाम्पल है वो है कॉइनबेस का बेस नेटवर्क। और उसको जो गति मिली है वो लोगों की आंखें खुली रह गई है उसकी वजह से। तो ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत ही आशा और होप देता है इन एक्सचेंज को लेयर 2 स्थापित करने की। जी, बहुत ही आशावादी। ये बड़ी ही सुंदर जानकारी आपने दी पूर्वा। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो आज का हफ्ते का सफर है इसको हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़ और अपडेट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ताज़ा अपडेट्स और ज़रूरी इंसाइट्स पाइए। QR कोड स्कैन करके आप आसानी से उसमें जुड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सफ़र में आपको नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।